भगवान का लाख लाख धन्यवाद, आज मेरी पांचों बहू भी घर आ गई। रिया बहू, अब जरा अपने पैर से कलश गिराकर अंदर आ जाओ। माँ जी, एक पैर से गिरा या दोनों पैर से? रिया के मुंह से ये सुनकर मधुमिता की सबसे बड़ी बहू साधना, जो कि एक बैंक मैनेजर थी, अपनी सबसे छोटी देवरानी से कहती है, देवरानी जी, आपको इतना भी नहीं पता क्या कि गृह प्रवेश के समय कौन से पैर से कलश गिराते हैं? नहीं, हमने थोड़ी पहले 36 बार गृह प्रवेश किया है। हद है, कैसी गंवार देवरानी आई है। माँ जी, एक कम थी क्या जो एक और उसके जैसी ले आई आप? साधना की ये बात सुनकर मधुमिता की दूसरे नंबर की बहू कविता साधना से कहती है, जेठानी जी, आप हमको ताना मार रही हैं। ज्यादा ही अपनी नौकरी का घमंड ना दिखाएं। तुम तो चुप ही रहो। अच्छा खासा मैं अपने मामा की लड़की से देवर जी का रिश्ता करवा रही थी, एयर होस्टेस है वो, लेकिन नहीं माँ जी, आपको तो अपने गांव की ही लानी थी। हाँ तो 3 ले आई हूँ ना, शहर की पढ़ी लिखी नौकरी करने वाली, कम से कम 2 तो मेरी बहू सेवा करने के लिए होनी चाहिए। और बड़ी बहू नीचा दिखाने की जगह समझाना चाहिए पहले। रिया बहू, अपने दाहिने पैर से कलश गिराकर अंदर आओ। ठीक है माँ जी, लेकिन ये दाहिना पैर कौन सा होता है? रिया मधुमिता की बहू कविता की तरह अनपढ़ थी और गांव से आई थी, तो वही मधुमिता की बड़ी बहू साधना, तीसरी बहू मीना और चौथी बहू कावेरी पढ़ी लिखी थी और नौकरी पेशा बहुएं थी। और अपनी नौकरी पेशा होने का घमंड अक्सर साधना और मीना कविता पर दिखाते थे, लेकिन अब रिया भी इस चीज में शामिल हो गई थी। ऐसे ही रिया के आने के 1 हफ्ते बाद जब उसकी पहली रसोई थी, तो वो सबके लिए बहुत कुछ बनाती है, लेकिन गांव के हिसाब से। और जब बाकी के घर वाले नाश्ते के लिए टेबल पर आते हैं, तो टेबल पर लगा खाना देखकर साधना और मीना कहते हैं, ये क्या है? ये चटनी, समोसे, पराठे, हलवा, किसी की शादी से खाना मंगवाया है क्या? इतना भारी खाना? हाँ, अगर ये खाना मैं अपने ऑफिस लेकर गई तो सब कहेंगे कि मैं कितना अनहेल्दी खाना खाती हूँ। जेठानी जी, हमारे गांव में ऐसे ही खाना बनता है सुबह शाम, और आज हमारी पहली रसोई थी, इसलिए हमको जो जो समझ आया वो हमने बना दिया। सही किया बहू, वैसे भी बहुत दिन हो गए थे अच्छा खाना खाते हुए। कविता बहू को भी तो आराम मिलेगा अब अकेले खाना बनाने से। लेकिन माँ जी, हम ऐसा खाना नहीं खा पाते हैं, पता है ना आपको। तो आपको इसे कहकर हमारी पसंद का खाना बनवाना चाहिए था। अब हम सुबह सुबह ऑफिस में ये खाना लेकर जाएं। इतनी ही दिक्कत है ना बहू, तो खुद उठकर बना लिया करो। हाँ माँ जी, कमाने भी हम जाए और खाना भी हम बनाएं। तो ये दोनों के घर में आराम करने के लिए आई हैं, मुझे नहीं खाना। तुम ही दोनों को सारी दिक्कत है। कावेरी बहू तो आराम से नाश्ता कर रही है, अरे वो भी तो नौकरी करती है, लेकिन तुम्हारी तरह जताती नहीं है। ये सुनकर साधना और मीना गुस्से में अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर में कावेरी भी खाना खाकर चली जाती है। पूरा दिन रिया और कविता मिलकर पूरे घर का काम करती है, यहाँ तक कि अपनी देवरानियों जेठानियों के कमरे भी साफ करती है। ऐसे ही एक दिन मीना अपनी एक जरूरी फाइल घर पर भूल गई, इसीलिए उसने अपने ऑफिस से घर पर फोन किया, जहाँ कविता ने उसका फोन उठाया। माँ जी, हम बोल रहे हैं मीना, क्या हुआ? माँ जी बाहर गई हैं किसी काम से? अरे यार, मुझे फाइल मंगवानी थी ऑफिस, अब क्या करूं? उस फाइल में जरूरी पेपर थे, मुझे चाहिए थे। इतनी सी बात, हम लेकर आते हैं। अरे पूछ तो लो फाइल कहाँ रखी है। ये अनपढ़ पता नहीं इसको फाइल मिलेगी भी या नहीं, दोबारा फोन करती हूँ। कविता फोन काटकर सीधा रसोई में जाती है और आगे की बात भी नहीं सुनती, और रसोई में जाकर रिया से कहती है, देवरानी जी, फाइल पेपर कहाँ है? वही ना जिसमें रोटी बांधते हैं। हाँ, कहाँ है? जल्दी दो, मीना को ऑफिस में उसकी जरूरत है। कविता की बात सुनकर रिया फॉइल पेपर का डब्बा उसको दे देती है, जिसको लेकर कविता मीना के ऑफिस जाती है और वहाँ बैठे सभी स्टाफ के सामने चिल्लाते हुए कहती है, मीना, हम ले आए तुम्हारा फॉइल पेपर, लेकिन इसका तुम्हारे ऑफिस में क्या काम? कविता के हाथ में फॉइल पेपर देखकर मीना गुस्से में उसे सुना देती है, तो वहीं उसके स्टाफ के लोग भी कविता पर खूब हंसते हैं। बेचारी कविता अपना मजाक उड़ने पर घर वापस आती है। शाम के समय जब सभी हॉल में बैठे हुए थे, तो मीना अपने ऑफिस से घर आकर कविता को सबके सामने सुनाती है, जेठानी जी, जब किसी चीज के बारे में ना पता हो तो अपना दिमाग क्यों लगाती हो? आपके अनपढ़ होने की वजह से मेरा मजाक बनवा दिया सबके सामने। मेरी जेठानी एक अनपढ़ गवार है, जिसे फाइल और पेपर्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है। क्या हुआ मीना बहू, क्यों आते ही अपनी जेठानी पर भड़क रही है? अरे ये भूल गई वो तेरे से रिश्ते में और उम्र में बड़ी है। आप सुनोगी ना इन्होंने क्या किया है, तो आप भी इन्हें सुनाओगी। मीना इतना बोलकर अपनी सास को सब बताती है, जिसको सुनकर साधना तो जोर जोर से हंसती हुई कहती है, बताओ, फाइल की जगह फॉइल पेपर ले गई। वाह देवरानी जी वाह, क्या दिमाग है आपका। बस तुम नौकरी करती हो, पढ़ी लिखी हो, इसलिए तुम्हें पता है सब। उनको नहीं पता तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ज्यादा ना अपनी नौकरी का रौब मत दिखाओ।
मधुमिता उस समय बात बढ़ने नहीं देती, लेकिन आए दिन साधना और मीना कविता और रिया को यह एहसास दिलाते कि वो दोनों अनपढ़ हैं। लेकिन एक सुबह जब कविता अपने मायके गई थी और रिया की तबीयत खराब थी, तो मधुमिता की बाकी तीनों बहुएं हॉल में आती हैं और अपनी चाय बनी हुई ना मिलने पर मधुमिता से कहती हैं, माँ जी रिया कहाँ है? उसने चाय नहीं बनाई आज। उसकी तबीयत खराब है, आज चाय खुद बना ले जाओ। वैसे भी कावेरी बहू तो कॉफी पीती है, तो बची मैं और तुम दोनों जाओ 3 कप चाय बना ले आओ। हद है, अब सुबह सुबह चाय बनाकर ऑफिस के लिए तैयार भी हो। मुंह सड़ाते हुए दोनों रसोई में जाती हैं, लेकिन दोनों ने काफी समय से रसोई में कुछ नहीं बनाया था, इसीलिए सामान का भी कुछ अता पता नहीं था। इस चक्कर में दोनों ही चाय में चीनी की जगह नमक डाल देती है और जब बाहर आकर अपनी सास के साथ बैठकर चाय की पहली घूंट भरती है, तो तीनों के तीनों अपने मुंह से चाय की पिचकारी मारते हुए कहती हैं, छी, ये क्या है? तुमसे ढंग की चाय नहीं बनाई गई? अरे हद है, सिर्फ बाहर कमाना ही सब कुछ नहीं होता। समय आने पर अगर तुम घर नहीं संभाल पाओ तो क्या फायदा है ऐसी बहुओं का? माँ जी हमारी गलती नहीं है ना, हमें क्या पता कौन सी चीज कहाँ रखी है, नमक भी चीनी जैसा लगता है। सारा मूड खराब कर दिया इस चाय ने। माँ जी हम नहाने जा रहे हैं, आप नाश्ता लगवा देना। नाश्ता भी बनाना पड़ेगा तुम लोगों को, क्योंकि रिया की तबीयत खराब है और कविता घर नहीं है। क्या? नहीं नहीं माँ जी, चाय देखा ना आपने कैसी बनी है, नाश्ता भी ऐसा बना तो मेरा पूरा मुंह ही खराब हो जाएगा। इतने में वहाँ कावेरी अपने लिए कॉफी लेकर आती है और अपनी दोनों जेठानियों से बोलती है, क्यों दीदी, आप दोनों को कुछ बनाना नहीं आता? क्योंकि सीखा ही नहीं। आपको तो बस अपनी नौकरी का घमंड है कि हम कमाऊ बहुएं हैं इस घर की। कभी उन दोनों को सोचा है जो हम तीनों के ऑफिस जाने के बाद इतने बड़े घर का काम करती थी? आपको कभी आपके खुद के कपड़े धोने पड़े? नहीं। कावेरी सही कह रही है। अरे तुम तीनों कमाती हो, अच्छी बात है, पर कभी पैसे को लेकर कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन ये सोचो तुम कमाती हो तो दोनों इस घर को संभालती है। तुम्हारे कमरे साफ करना, तुम्हारे लिए नाश्ता लंच डिनर बनाना, सब वही दोनों तो करती है। तुम पढ़ी लिखी नौकरी करने वाली हो तो वो भी तो अनपढ़ ही सही पर एक उत्तम गृहिणी है। माँ जी आपने सही कहा, हमने कभी इस तरीके से सोचा ही नहीं। उनके इतना करने पर भी उनको ताना मारा, जबकि हम तो बस नौकरी के लिए अपने लिए ही जाते हैं, लेकिन वो दोनों ये घर सबके लिए संभालती हैं। हाँ मुझे भी अब शर्म आ रही है, मैंने अपनी अनपढ़ जेठानी और देवरानी का कितना मजाक बनाया, लेकिन अब से हम ऐसा नहीं करेंगे। उन दोनों की इज्जत करेंगे क्योंकि वो इस घर के लिए हमसे ज्यादा करती हैं। हाँ माँ जी, लेकिन सच में मुझसे या मीना से नाश्ता नहीं बनेगा, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता किचन में क्या कैसे करना है। मैं हूँ ना मीना, मैं बना दूंगी अभी झट से नाश्ता। कविता की आवाज सुनकर सभी दरवाजे की तरफ देखते हैं, तो वहाँ कविता अपने बैग लिए खड़ी थी। ये देखकर मधुमिता कहती है, बहू तू तो महीने भर के लिए गाँव गई थी ना? माँ जी मुझे पता चला कि रिया की तबीयत खराब है, इसलिए मैं वापस आ गई। मेरी कामकाजी जेठानी और देवरानी को खाने पीने की दिक्कत ना हो इसलिए। कविता के मुंह से ये सब सुनकर साधना और मीना की आंखें भर आती है और वो दोनों उसे गले लगाकर माफी मांगती हैं। उस दिन के बाद से 3 नौकरी वाली बहुएं अपने काम को अच्छे से संभालती और 2 अनपढ़ बहुएं अपने घर के हर काम को बखूबी करती। इस तरह पांचों तालमेल मिलाकर खुशी खुशी रहती।